कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब सही होंगे। लास्ट वीडियो हमने बनाया था जब बड़े बच्चे बन जाते हैं, दैट मीन्स डिमेंशिया के ऊपर। अब आज का वीडियो हमारा उसी डिमेंशिया का एक एक्सटेंशन वीडियो है। पिछली बार हमने जैसे डिस्कस किया था डिमेंशिया क्या होता है, इसमें पेशेंट क्या क्या करता है, हरकतें एंड सो ऑन। तो आज हम उसके कॉजेज़ और कुछ उसकी और डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करेंगे। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, फाइन। सर, आज आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे डिमेंशिया के कॉजेज़ क्या हैं। जी, जो हमने पिछली बार डिमेंशिया के हमने सिम्टम्स सारे डिस्कस किए थे, तो आज हम बताने वाले हैं कि जो डिमेंशिया है उसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो प्राइमरी डिमेंशिया होता है जिसमें कारण नहीं होता है। दूसरा सेकेंडरी डिमेंशिया है जो किसी और कारण से या किसी और बीमारी से या किसी और दवाई से जब पेशेंट को डिमेंशिया हो जाता है उसको हम सेकेंडरी डिमेंशिया कहते हैं। तो जो प्राइमरी डिमेंशिया है उसमें ये बहुत सारे कारण आते हैं, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज है, डिमेंशिया विद लेवी बॉडीज है, या वास्कुलर डिमेंशिया है। ये इंपॉर्टेंट प्राइमरी डिमेंशियाज हैं। और जो सेकेंडरी डिमेंशिया है वो जैसे थायराइड प्रॉब्लम होने से, या कई लोगों को सोडियम कम होने से, या कई लोगों को ऑटो इम्यून कारणों से डिमेंशिया हो जाता है, उसको हम सेकेंडरी डिमेंशिया बोलते हैं। सर, तो डिमेंशिया किस किस प्रॉब्लम में ठीक हो सकता है, किस में वो ट्रीटेबल है? जी, तो जो डिमेंशिया के ट्रीटेबल कॉजेज हैं उनमें सारे ही वो हैं जो सेकेंडरी कॉजेज हैं। जैसे किसी को पता चलता है कि इसको थायराइड प्रॉब्लम के कारण डिमेंशिया है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड कम होने से डिमेंशिया हो जाता है, तो उसका इलाज थायराइड की दवाई से पूरी तरह किया जा सकता है। दूसरा है जैसे किसी को ऑटो इम्यून डिमेंशिया होता है जिसको हम टीपीओ एंजाइम डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो अगर एंटी टीपीओ एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो उनमें स्टीरॉयड देने से या दवाई देने से मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ऐसे ही अगर सोडियम की कमी से किसी को डिमेंशिया हो रहा है तो सोडियम देने से या ऐसी दवाई देने से जिससे सोडियम ठीक हो सकता है, डिमेंशिया जो है पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसके अलावा एक चीज होती है डिप्रेशन से डिमेंशिया हो जाना। जैसे कई लोग इतने ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि उनकी याददाश्त वगैरह भी कम होनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम सूडो डिमेंशिया बोलते हैं। तो अगर सूडो डिमेंशिया है या डिप्रेशन की वजह से डिमेंशिया है, उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ये कुछ कॉजेज हैं जिनमें जो डिमेंशिया है पूरी तरह से ट्रीटेबल होता है। सर, आपने बात की अल्जाइमर्स डिजीज की, जी। तो आप हमें बताएं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जी, अल्जाइमर डिजीज का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो एज ही है। जो एज ज़्यादा होती जाती है तो अल्जाइमर्स का रिस्क बढ़ता जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर 95 से ऊपर वाले जो लोग होते हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनमें से 25% को डिमेंशिया होता है अल्जाइमर्स की तरह का। ऐसे ही 60 ईयर से ऊपर 5% लोगों को अल्जाइमर्स वैरायटी का डिमेंशिया होता है। 70 ईयर से ऊपर ऑलमोस्ट 10% लोगों को डिमेंशिया होता है अल्जाइमर्स वैरायटी का। तो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो एज ही है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, वो भी इसका रिस्क फैक्टर है। तो आपने वेस्कुलर डिमेंशिया के बारे में बात करी है सर, तो ये एज रिलेटेड नहीं होता? वास्कुलर डिमेंशिया एज रिलेटेड थोड़ा होता है, थोड़ा, बाकी उसके और भी रिस्क फैक्टर्स हैं। जो फैक्टर्स हैं स्ट्रोक या हम आगे वीडियो भी डिस्कस करेंगे, अधरांग या स्ट्रोक जिसको कहते हैं, उसमें भी डिमेंशिया होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हम वास्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। तो उसके रिस्क फैक्टर्स में ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं, इसके अलावा हार्ट डिजीज़ है। ये तीनों जो वास्कुलर डिमेंशिया के रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एक्टिविटी कम होना, ज़्यादा देर तक बैठे रहना, वैसे ही जो खाना पीना है उसमें जो शुगर वाली प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा लेना, वेट ज़्यादा होना, लिवर डिजीज़ होना, ये सब इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। सर, आपने बात करी है मेमोरी लॉस की, तो मुझे एकदम से माइंड में क्लिक किया कि आज एक पेशेंट आया था, मेमोरी लॉस था, तो उसको हमने कैसे मतलब एसेस किया था? थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे, एटलीस्ट दे शुड बी नोइंग कि कैसे थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं अपने आप की असेसमेंट, ताकि वो न्यूरोलॉजी वालों डॉक्टर्स के पास जाएं फर्दर। जी, तो इसके लिए एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं मिनी मेंटल स्केल एग्जामिनेशन। तो उसमें बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे आज डेट कितनी है, कौन सा ईयर है, कौन सा सीजन चल रहा है, ये कौन सी जगह है, हॉस्पिटल है। ऐसे बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, या सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे 100 में से 7 माइनस किए तो कितना आएगा। ये सब सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मिनी मेंटल स्केल जो है वैसे बहुत कॉमनली अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है, आप नेट से ढूंढ के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका मिनी मेंटल स्कोर जो है वो 20 से कम आ रहा है तो आपको डिमेंशिया होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है।
उसके अलावा एक टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉक ड्राइंग टेस्ट। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत सिंपल टेस्ट है लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट है डिमेंशिया डायग्नोज करने के लिए। उसमें हम पेशेंट को, आपने देखा होगा, बड़ा सिंपल सा कहते हैं कि एक आपने क्लॉक बनानी है और क्लॉक बना के उसमें 10:10 बजाने हैं या 9:20 बजाने हैं। तो उसको हम देखते हैं कि वो क्लॉक ठीक से ड्रॉ कर पाता है कि नहीं। जब डिमेंशिया हो जाता है, बहुत सारे डिमेंशियाज में पेशेंट जो है क्लॉक ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाता या उसकी गिनती ठीक तरह से नहीं लिखता। तो ये एक सिंपल टास्क है पर इसको डिमेंशिया को डायग्नोज करने के लिए काफ़ी यूजफुल है जी। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग विद अस। इतना सारा नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर करा है। ऑब्वियसली सर अब हम नेक्स्ट टाइम पे हमारे व्यूअर्स को मेमोरी लॉस के वीडियो लेके आएंगे जी। तो व्यूअर्स स्टे ट्यून विद अस। रोज़ बरोज़ हम आपको अच्छी वीडियोस, हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो अपनी क्वेरीज के साथ रेडी रहिए अपने कमेंट बॉक्स पे, और नीचे दिए गए नंबर में, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इवन यू कैन टेक ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्रॉम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फ्रॉम टीम आस्था। बाय बाय। थैंक यू।